के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती। किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपके पास आती? पेरेंट्स के द्वारा, और क्योंकि आजकल तो टेलीविज़न इंटरनेट का हो गया है, तो कई बच्चे इंटरनेट के थ्रू उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इंटरनेट से, और उसी को पढ़ के जब एग्ज़ाम में जाना होता है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा लिखने की उनकी इच्छा होती है, और ऐसे इसी प्रकार से वो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा परफॉर्म करते। तो इसका मतलब जो नया हिंदुस्तान है मिसेस सिंह, जहाँ बच्चे कुछ जानना सीखना चाह रहे हैं, उसमें शायद बड़ों के पास बहुत समय नहीं है बच्चों के लिए, और ना ही आसपास के माहौल का बहुत समय है, तो कहीं इंटरनेट और टीवी वही एक उस भूमिका को निभा रहा है। बच्चे सिर्फ उसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम एक अच्छे मार्क्स ले आए, हमारी परसेंटेज बढ़ जाए। जो होड़ लगी हुई है उनके पास, पेरेंट्स को भी है कि बच्चे आगे बढ़े, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता क्या आइडियोलॉजी थी क्या था, सिर्फ को ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे बच्चे के मार्क्स आए, और बच्चे में भी ये लगता है कि इतनी ही नॉलेज ले लूँ कि मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आ जाए। इसके ज़्यादा वो कुछ जानना ही नहीं चाहते तो हैं। कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। इतना ज़्यादा उनके पास एजुकेशन का, स्टडी का बर्डन है कि वो इस टॉपिक, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस मिल गए हैं उनको, बहुत एक्स्ट्रा स्टडी आ गई है, बहुत से टॉपिक्स, बहुत सी सब्जेक्ट्स आ गए हैं। ये वजह प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, देना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन फील्ड में दिखाएं, पंडित नेहरू का क्या सपना था, उन्होंने क्या सोचा था कि मेरे बच्चे देश का बोझ को संभाल पाएंगे, और ये हुआ भी है। बच्चे आज, जैसा शमा जी ने भी कहा कि लड़कियां पहले नहीं आती थी और आज हर फील्ड में है, और ख़ास तौर से जब राजीव जी ने जब ये शुरू किया मोबाइल और IT जो शुरू किया है कंप्यूटर का, उससे देश को बहुत अच्छा एक रास्ता मिला है। और सभी को, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हैं या किसी फील्ड में, हर फील्ड के बच्चों को कंप्यूटर, उससे बहुत फ़ायदा हुआ, और इससे देश ने तरक्की की है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि एक फील्ड में नहीं, बल्कि जो अभी तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कुटीर उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया, और इसीलिए दिया क्योंकि देश गरीबी से उठ नहीं रहा था। नारा भी दिया कि गरीबी हटाओ। हम जब गरीबी की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि घरों में महिलाएं और बच्चे काम करते हैं, आज भी करते हैं। आज भी वो घरों में छोटे छोटे से आइटम बनाते हैं, बुलबुल बनाया, छोटा शूज़ बनाया, बटन्स लगाने हैं, या एम्ब्रॉयडरी करनी है, या और ऐसे नेल पॉलिश के ब्रश बनाने हैं, डिबरी बनाने का है, ढक्कन बनाने का, ये कुटीर उद्योगों में आते हैं। आज भी ये करके तरक्की किया। तो दोनों तरफ से हमने देखा मिश्रण है, एक तरफ कुटीर उद्योग धंधे और एक तरफ हेवी इंडस्ट्रीज, दोनों ने मिलकर देश को एक ऐसी प्रगति दी है, एक ऐसा रास्ता दिखाया कि हमारा देश का नाम, सही कहा शमा जी ने कि हमने जो हमारे साथ जो आज़ाद हुए वो कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं। और यही है कि देश जब तरक्की करता है तो उसके लिए समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं, और उन समस्याओं को जूझने के लिए हमें फिर पंडित नेहरू की, चाचा नेहरू की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को काम करना होगा, चाहे वो खेतों में करेगा, चाहे वो देश के बॉर्डर पे करेगा। तो इसलिए जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने भी दिया, और हर जगह पे हमें काम करना होगा। जिस फील्ड में हमें काम करेंगे तभी हमें तरक्की मिलेगी। नेहरू जी की आइडियोलॉजी को किसी भी लिहाज से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए सुनते हैं कि बहुत से MPs इस सारे मुद्दे पर सोचते क्या हैं। ये बाल दिवस मनाते हैं हर साल, सरकार चाहे जिसकी भी हो, बालक तो देश के लिए, वो तो भावी नागरिक हैं इस देश के, तो बच्चों से संबंधित क्या क्या योजनाएं सरकार ने बनाई, जो बच्चों की योजनाएं चली थी पहले, उसका मूल्यांकन भी करें और उसके ऊपर और अधिक ध्यान दें, इसकी आवश्यकता है। आज भी चाइल्ड लेबर अपने देश में कम नहीं हुआ, चाइल्ड लेबर बराबर है। तो बाल दिवस मनाने का अर्थ, तो उसके साथ साथ देश में अगर 60 साल के बाद भी चाइल्ड लेबर है, बच्चे आज भी काम करते हैं, घरों में, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फिर उस बाल दिवस मनाने का कोई अर्थ नहीं रह गया। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आज के राजनीतिज्ञों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी आने वाली कई पीढ़ियां उन्हें हमेशा याद रखेंगी। जो उनका दृष्टिकोण था, जो उनका विजन था भारतवर्ष के लिए, आज़ादी के बाद बहुत कम नेतृत्व में ये देखने को हमको मिला है। और आज यदि हम उन्हें याद करते हैं आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, तो उनका वही दृष्टिकोण है। भिलाई स्टील प्लांट के रूप में एक फौलाद का कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के रूप में विद्युत संयंत्र बनाने वाले विश्व स्तरीय कारखाने, और पूरे भारतवर्ष को हरियाली देने के लिए भाखड़ा नंगल जैसे बांध
आज भी दुनिया में बेमिसाल है और ये उनके विजन के कारण ही संभव हो सका कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद भारतवर्ष ने इन आधुनिक योजनाओं को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में बनाकर समावेश किया। पंडित जी नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो ये फाउंडर है, उनको बनाया, उनका जो फाउंडेशन उन लोगों ने दिया। कोल्ड वॉर अभी नहीं है, कोल्ड वॉर का स्थिति अभी नहीं है, मगर इसका रिलेवेंट भी है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो फॉरेन पॉलिसी है, वैदेशिक नीति, अभी तक इसका रिलेवेंस है। लगता है कि जो अभी ये सरकार नेहरू का जो पॉलिसी थी इससे थोड़ा से थोड़ा उन लोगन शिफ्ट करता है। अभी प्रो अमेरिकन उनका जो ट्रेंड, ये ट्रेंड अभी देखा ही जाता है। ये बहुत अफसोस का बात है। ये है आज का जो स्थिति है। जवाहरलाल नेहरू का नाम संसदीय लोकतंत्र में सदा जुड़ा रहेगा, क्योंकि एक आदर्श पुरुष थे और उन्होंने जो समाज की रचना की और उन्होंने जो सपना देखा था कि सचमुच एक वर्गहीन समाज होना चाहिए और उसके बगैर देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने हर वर्गों के समावेश के लिए हर तरह की योजनाएं उन्होंने बनाई। बड़े बड़े डैम भी बनवाए, कई तरह के कल कारखाने लगवाए और फैक्ट्रियां भी लगवाई कि देश का समुचित विकास हो सके। और इसीलिए उन्हें चारों तरफ से हर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, इसकी प्रतिष्ठा में आंच नहीं आए, इन सारे विचारधारा को ध्यान में रख कर ही दूसरे देशों से मित्रता का इन्होंने हाथ बढ़ाया। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि भारत की खोज डिस्कवर इंडिया वो किताब के लिए पंडित जी खुद दार्शनिक थे और अपूर्व पंडित थे। उसके साथ वो जमाने में जो कुछ चिंतन उन्होंने किया देश के भलाई के लिए, नवभारत निर्माण करने के लिए, उसका स्वप्न था जिसको महात्मा गांधी ने कहा था, उसको रूप देने के लिए उसका उम्मीद था, संकल्प भी किया। लेकिन वो ज़माना आजकल युग में अभी तो बदल गया है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और आधुनिक भारत का उनको निर्माता माना जाता है। और इसलिए माना जाता है कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की नींव रखी और उनका ऐसा मानना था कि भारत तभी महान बन सकता है, आर्थिक तौर पर तभी ये आगे बढ़ सकता है जब यहाँ पर बेरोज़गार नौकरी पाएँ, उनको काम मिल सके। और इसी के चलते उन्होंने ये बड़े बड़े सरकारी उद्योग खोले। नेहरू जी ने एक नए भारत को जन्म दिया, लेकिन इस नए भारत में कितना खुशहाल है बचपन, अब बात इस पे करेंगे। शमा जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आंकड़े कहते हैं कि इंडिया में अंडरवेट बच्चों का जो प्रतिशत है 47.5% है, जो कि सूखे का सामना करे अफ्रीका से भी बुरा है। सबसे ज़्यादा जो कुपोषण के शिकार बच्चे जिन अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, उनकी जो सबसे ऊपरी सूची में भारत का नाम आता है। ऐसे बच्चों से, जो बच्चे इस देश में रह रहे हैं, उन बच्चों से नए भारत की कल्पना करना और ये मानना कि वो बच्चे एक नए भारत को आकार देंगे, कितना सही लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि आंकड़ों पर जाकर हम कोई बात बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि नेहरू जी से पहले कितने भारी भरकम अकाल पड़ते थे। देश में खाद्यान्न पैदा ही नहीं होता था, होता भी था तो कोई बारिश हो गई या सिंचाई के साधन नहीं है, उस तरह की चीज़ें थी। जिन बच्चों के कुपोषण होने की बात है तो उसमें शायद मुझे लगता है कि संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं लेकिन वो सही जगह पहुंचते नहीं हैं। जैसे मिड डे मील वगैरह जो योजनाएं सरकार की हैं, या जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने की बात है, या उनको पाठ्य पुस्तकें देने की बात है, या उनको कपड़े देने की बात है, मैं नहीं समझती कि उन योजनाओं में कोई गड़बड़ है, वो पहुंच नहीं पाती।
और वर्तिका कहीं ना कहीं हमें इसके लिए खुद को जिम्मेदार भी मानना होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सरकारी ऐसा नहीं है कि सरकार में सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार में सब लोग बहुत बुरे होते हैं और बेईमान होते हैं और भ्रष्टाचारी होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग वहाँ पर चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो उन बच्चों तक अगर नहीं पहुँच पाती तो उसके लिए कहीं हम लोग भी अपने आप अपने अंदर हमें झांकना चाहिए, क्यों नहीं पहुँचती। कृष्णा जी, योजनाएं कागज़ों पर बनती हैं, उसके बाद बाहर आकर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, रास्ते में मामला कहाँ अटक जाता है? नहीं, ऐसा नहीं राजीव है। जी ने भी एक बयान दिया था जो आपको याद होगा। मुझे याद है, अभी भी अटक जाता है? तालकोटरा स्टेडियम में दिया था और उस समय मैं वहाँ बैठी थी कि हम जो यहाँ से भेजते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कितना पहुँचता है। मैंने तो पूरा उपन्यास लिखा है इस ये पर। बात बिल्कुल सही है और शर्मा जी ने कहा कि हमें बदलाव लाना होगा। ये चिंतन का विषय है, हमें मनन करना होगा, हमें सोशल एजुकेट करना होगा। पर जहाँ तक कुपोषण की बात आपने कही है कि कुपोषण बच्चे शिका रहे हैं, जनसंख्या हमारी बड़ी है और वो इसलिए बड़ी है क्योंकि शिक्षा की कमी है। जब से देश आज़ाद हुआ और आज तक कितनी जनसंख्या हमारी बड़ी है, उस जनसंख्या पे कंट्रोल कैसे होगा? गरीबी क्यों ज़्यादा है? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सारी प्रॉब्लम उससे क्रिएट होंगी। लैंड नहीं होगी, उनके रहने के लिए जगह चाहिए होगी, फील्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, लिहाजा बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जहाँ तक कुपोषण की है, सरकार इसमें पूरी मदद करती है। मैं जानती हूँ कि ICDS प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ऐसा था जिसमें इंदिरा जी ने शुरू किया था सन 1975 में, ये देखते हुए कि हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है और जब तक बच्चे और माँ, जो महिला प्रेग्नेंट है और जिसने बच्चे को अभी पेट में जिसको पल रहा है, उस माँ को भोजन अच्छा मिलना चाहिए। तब उन्होंने ये ICDS प्रोग्राम शुरू किया और आंगनबाड़ी के माध्यम से उन बच्चों को जो अभी मतलब 0 से लेके और 6 साल तक के, उनको पौष्टिक आहार दिया जाए और उन माँओं को भी कि जो अभी बच्चे पैदा करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम को दिया और ये है भी, आंगनबाड़ी तक जाता है, उन्हें मिलता है। लेकिन आज हो क्या गया, ये हमारे बहुत पुराने, हमें कुछ सरकार में बदलाव करना होगा, क्योंकि जो हमारे पैसा रखा गया उसमें मान लीजिए 2 रुपये रखा है, तो आज 2 रुपये में हम उसे पौष्टिक आहार नहीं दे सकते हैं, हमें उसको बढ़ाना ही होगा। सरकार में मैं चाहती हूँ हम बैठे हैं, बात करेंगे। मुझे मंत्री रहने का मौका भी मिला दिल्ली सरकार में, ये विभाग मेरे पास था सोशल वेलफेयर, जिसमें 2 रुपये से नहीं तो हम स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा उसमें मिलाती थी, जितना सेंट्रल से मिलता था जितना स्टेट उसमें मिला के हम कोशिश करते थे कि बच्चे को पौष्टिक आहार दे दिया जाए, माँ को आहार दे दिया जाए। यहाँ तक एक स्कीम और शुरू की थी कि जो प्रेग्नेंट लेडी के बाद जब उसकी डिलीवरी होती है, बच्चा होने के बाद उसको लैक्टेटेड मदर को, जो दूध पिलाने वाली माँ को, दूध के लिए पैसा दिया जाए उसे खाने के लिए, जिससे उसका दूध अच्छा आए और बच्चे को दे सके। तो स्कीम बहुत अच्छी हैं और ये भी हम नहीं कह सकते कि सभी गलत है, वहाँ तक पहुँचती नहीं है, पहुँचती भी हैं, लेकिन कहीं आधी अधूरी कहीं है। तो वही मैंने कहा, ये चिंतन और हमारे अपने सोशल एजुकेशन की बात आती है, इसमें हमें सोशली एजुकेट करना होगा कि हमें इस मामले को कि देश के साथ हम खिलवाड़ ना करें और जो जहाँ तक है वहाँ तक उसे मिले। स्कीम में जहाँ तक है, स्कीम आज बनती है और 20-30 साल तक वही रहती है, लेकिन देश में जब महंगाई बढ़ती है, ज़रूरत की चीज़ें बढ़ती हैं, तो वो पैसे अगर 5 रुपये है, 2 रुपये है, 2 रुपये में कुछ नहीं आएगा, तो हमें उसे बढ़ाना, समय समय पे उसको रिव्यू करना होगा। 2 साल बाद या 3 साल बाद हम सोचें कि इसको रिव्यू करें, जहाँ 2 रुपये रखा अगर हम 20 रुपये रख दें तो मैं समझती हूँ वो काफ़ी हो जाएगा और उसको पूरा खाना उसमें मिलेगा, बच्चे को भी और माँ को भी। इससे कुपोषण, जो कुपोषित बच्चे हैं वो नहीं रहेंगे, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ देश का एक प्रतीक बन के उभरेंगे और भारत का नाम फिर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सोने की चिड़िया ये भारत, स्वर्ण अक्षरों में जिसका नाम लिखा जाए विश्व में। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सोशल एजुकेशन की। मिसेस सिंह, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अब जो बच्चे पल रहे हैं हिंदुस्तान में, वो कुछ कैटेगरीज दिखाई देती हैं। बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे और फिर एकदम डाउन टोटन बच्चे। जो ऊपरी लेयर के, क्रीमी लेयर के बच्चे हैं, उन्होंने कभी शायद झुग्गी झोंपड़ियों को देखा ही नहीं है, उन्होंने स्लम्स नहीं देखे, उन्होंने गरीबी नहीं देखी। आपको नहीं लगता कि स्कूल्स का कहीं ये भी एक शायद एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए कि बच्चों को दूसरे उन जगहों पर भी ले जाकर दिखाया जाए, ख़ास तौर पे क्रीमी लेयर के बच्चों को, कि इन बच्चों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्हें भी कुछ करना है? क्या वो एजुकेशन कहीं मिसिंग नहीं लगती आपको? ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसे करना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि कैसे बच्चे पलते हैं और तुम्हें क्या चीज़ मिलती है जो उनको नहीं मिलती है। और मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमें पेरेंट्स को भी देनी चाहिए,
पेरेंट्स भी मैं भी देखती हूँ, हमारे जो बच्चे हैं, अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, वो भी बहुत बीमार रहते हैं कुपोषण की वजह से ही। क्यों? वो उनके जो खाने हैं बिल्कुल बैलेंस डाइट नहीं है, पैसे होते हुए भी बैलेंस डाइट नहीं होती। जंक फूड वाला मामला है। NSS है जो